टुडे इज़ 5 जुलाई 2024 और आज हम एनालिसिस करेंगे जो 3 एडिटोरियल हैं। एक है ट्रेड कोऑपरेशन के बारे में, एक है क्रिपिंग मिलिटेंसी के बारे में और एक डॉजिंग कल्पेबिलिटी के बारे में। तो जो हमारा एजेंडा होगा आज के एडिटोरियल के एनालिसिस का, उसमें हम हर एक की समरी को देखेंगे। इनमें से वो फैक्ट्स देखेंगे जो कि हमारे बीपीएससी एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर में आ सकते हैं और जो पाक अफेयर में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है ये ट्रेड कोऑपरेशन के बारे में है और इसका थीम ये है कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये 2001 में बनी। इससे पहले इसे शंघाई 5 कहा जाता था। 1995 में इसे बनाया गया था। 2001 में इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में। ये बड़ी याद रखने वाली बात है, काफ़ी बार इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है और मोस्टली लोग शंघाई लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। इनिशियली इसके 6 मेंबर्स थे जिसमें चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इस टाइप की कंट्रीज़ थीं। 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में इसको ज्वाइन किया। फिर 2023 में इसको ईरान ने ज्वाइन किया और फिर एज अ 10th मेंबर इसको अभी रिसेंटली जो एससीओ की एक कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बेलारूस ने ज्वाइन कर दिया। तो अभी करंटली इसके 10 मेंबर हैं और ये कई पेपरों में पूछा जाएगा कि अभी जो इसके रिसेंट मेंबर्स हैं बेलारूस और ईरान, इसके बारे में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक नॉलेज के बाद अब हम देखते हैं कि इस एडिटोरियल में बेसिकली बातें क्या की गई हैं। 4 जुलाई को 2024 को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो डेलीगेशन थी हमारी पाकिस्तान की, जो कि एससीओ की मीटिंग अस्ताना में हुई है, उसको उसने हेड किया। अब इसके अंदर हमारा एक एजेंडा था। हमारा एजेंडा ये था कि हमारी जो इकॉनमी है वो इस टाइम बड़े बुरे हालात में है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रशिया में जो प्यूटिन है उससे बात की, शहबाज शरीफ ने। और प्यूटिन से उन्होंने बात की अपने एनर्जी से रिलेटेड जो ताल्लुकात हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ताल्लुकात हैं, जो हमारे बार्टर सिस्टम है। हम बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं उनके साथ। उसके बाद सेकंड उनका टारगेट ये था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, पाकिस्तान से अगर हम नॉर्थ में जाएं तो वखान कॉरिडोर है, उसके ऊपर ताजिकिस्तान है और उसके ऊपर कई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। अब उन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास एनर्जी है, लेकिन वो सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लैंडलॉक्ड हैं। पाकिस्तान उन्हें क्या दे सकता है? पाकिस्तान उसे ट्रांजिट ट्रेड का रूट दे सकता है। वो पाकिस्तान में आए, कराची तक जाए, गवादर तक जाए, उसके बाद समंदर का रास्ता यूज़ करके वो बाहर के मुल्कों में जा सकती है। वो ट्रांजिट ट्रेड करेंगी तो हमको पैसे मिलेंगे और हम उनसे क्या ले सकते हैं? हम उन्हें एनर्जी भी दे सकते हैं और पैसे भी उनसे ले सकते हैं और उनको हम एक रास्ता दे देंगे। तो इस तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से बात की उन्होंने। फिर एक उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि हमें एक ट्राइपर्टाइट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। टर्की और अज़रबैजान जो है वो साथ साथ हैं, यहाँ पाकिस्तान से अज़रबैजान और फिर टर्की। तो हमारा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इन सब से अपना ताल्लुक़ बना सकें, ट्रेड कर सकें। तो जो हमारा मेन एजेंडा था वो रीजनल कनेक्टिविटी था इस एससीओ की कॉन्फ्रेंस में। और शहबाज शरीफ साहब का मेन जो था वो ये था कि रेल एंड रोड नेटवर्क्स को किसी तरीके से दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो इस तरीके से अब अगर इसका एक एनालिसिस एंड में उसने दिया कि जो अभी पाकिस्तान की हालात है ना, जो ट्रेड की जाती है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू की जाती है। पाकिस्तान की क्या हालात है? पाकिस्तान में ईसीओ,
ये भी कोई खातिर खा किस्म की ट्रेड हमें नहीं करके दे रहा। इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सार्क भी बंद पड़ा है इंडिया से ताल्लुकात ना होने की वजह से। तो हमारी कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके थ्रू हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। सेकेंडली क्या मसला है, हमारे जो 3 नेबर्स हैं उनसे तो हमारा रिलेशन अच्छा है ही नहीं। हमारा सिर्फ चाइना से ऐसा रिलेशन है जिसका हम कोई फ़ायदा ले रहे हैं, और वो भी टेररिज्म की वजह से अब काफ़ी हद तक ख़राब हो रहा है। और बाकी जो 3 है, ईरान से हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं। इंडिया से हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि हमारे इंडिया से मसाइल चल रहे हैं। कश्मीर इशू हो गया, उसके अलावा इंडस वाटर ट्रेडी के भी अब चल रहे हैं। और अफ़गानिस्तान को देखा जाए तो अफ़गानिस्तान भी मसाइल चल रहे हैं। डोरन लाइन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ये SCO पे गए और इन्होंने अपना एक जो एजेंडा है वो वहाँ पे रखा। ये अब ट्रेड जो है हमारी और जो हमारी इकॉनमी है ये उसको रिवाइव करना चाहते हैं। और ये इन तमाम ममालिक से, जिनमें रशिया भी इंक्लूड है, जिनमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी मौजूद हैं, उन तमाम से ये इंगेज कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि ये जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये कर पाएंगे इसको या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। इसमें यही बातें डिस्कस हुई थी, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो बता दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है क्रीपिंग मिलिटेंसी। क्रीपिंग का मतलब ये होता है कि क्रॉल करते हुए आना, बहुत स्लोली आना, पता ना लगने देना। तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में अब मिलिटेंसी जो सी है वो दोबारा आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। कैसे आ रही है, हमारा रद्दुल फसाद जो लास्ट ऑपरेशन था उसका काम था जो स्प्लिंटर सेल्स हैं दहशत गर्दों के, उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि उससे पहले ज़रबे अज़ब और इस किस्म के काफ़ी ऑपरेशंस किए गए थे जिनके थ्रू मिलिटेंसी को ख़त्म किया गया था। लेकिन रद्दुल फसाद के बाद कुछ हद तक तो सुकून आया। लेकिन जब से 2021-22 में हमने अफ़गान गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद हमने सीज़ फायर की और कुछ मिलिटेंट्स को हमने पीसफुली वापस आने दिया। फिर उन्होंने कुछ शराइत रखी जो हमने नहीं मानी, तो कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं कि दोबारा से मिलिटेंसी बढ़ने लग गई है। तो इसी से रिलेटेड अब क्या है कि इस मिलिटेंसी को देखते हैं कि रिसेंट इसमें क्या वाक़यात हो रही हैं और क्या वो डिस्कस करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें क्रीपिंग मिलिटेंसी का जिक्र किया गया है, और इसमें जिस इलाके का एक जिक्र किया गया है वो है बाजोर। बाजोर एजेंसी में क्योंकि मिलिटेंसी के कुछ वाक़यात हुए हैं, तो अगर इसको देखा जाए तो बाजोर की ये जो नॉर्थ वेस्ट बनता है, इधर को क्या है, इधर कुनार है। तो हमारी जितनी भी ये एजेंसीज़ हैं, इन तमाम का मसला क्या है कि इनके साथ अफ़गानिस्तान लगता है। जो मिलिटेंट्स हैं उनका यहाँ से आना और उनका यहाँ से जाना ये बहुत आसान। तो यही वजह है कि यहाँ पे ये मसाइल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या हुआ। इस आर्टिकल में वो हमें ये बता रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं इस टाइम वो 3 टाइप के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। एक उनका टारगेट है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एक उनका टारगेट है पब्लिक फिगर्स और एक उनका टारगेट है पॉलिटिशियंस। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ है कि हिदायतुल्लाह खान बाजोर के जो कि फॉर्मर सेनेटर थे उनको मार दिया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब ये क्या है, ये किसने किया है? इसमें किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी हो सकती है और इसमें ISKP भी हो सकती है। ये दोनों क्या चाह रही हैं? ये दोनों एक अपोजिशन दे रही हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जो बेसिकली इस आर्टिकल का प्लॉट है वो ये है कि एक मिलिटेंट ऑपरेशन की हमें ज़रूरत है। अभी जो ऑपरेशन हिज़्ब इस्तेकाम जो कि स्टार्ट किया गया है उसको बड़ा अपोज़ किया जा रहा है। उनको अपोज़ इसलिए किया जा रहा है कि हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने चाहिए, हमें काइनेटिक इस तरह के ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, हमें एक्सट्रीमिज़म को जो उसका रूट काज है उसको वहाँ से हमें पकड़ना चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन के थ्रू इन चीज़ों को हल करना चाहिए। हमारे जो मदरसाज हैं उनको हमें वो
उनकी सर्टिफिकेशन करके उनके करिकुलम को हम लोगों को रिफ़ाइन करना चाहिए, ताकि जब लोगों में से एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो जाएगा, जब एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो जाएगा तो वही चीज़ आगे चल कर टेररिज्म को भी ख़त्म कर देगी। इस बेस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन इस आर्टिकल का प्लॉट ये है कि क्योंकि डेमोक्रेसी को अपोज़ किया जा रहा है इन इलाकों में, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि एक मिलिटेंट ऑपरेशन को किया जाए। तो ये आर्टिकल था। अब हम देखते हैं कि अगला आर्टिकल कौन सा है। अगला आर्टिकल है डॉजिंग कैपेबिलिटी। इस आर्टिकल में देखते हैं क्या बात हुई है। इस आर्टिकल में बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, और कल्पेबिलिटी ये होती है कि एक बंदा जिसने कोई क्राइम कर लिया है उसके बाद वो अगर बचना चाहता है उसकी सज़ा से, उसकी सज़ा कल्पेबिलिटी होती है, और उससे बचने का मतलब है डॉजिंग कल्पेबिलिटी। पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रेसिंग इशू है मिसिंग पर्सनस का। लोगों को गायब कर दिया जाता है और उसके बाद उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता होता। मसला आर्मी को भी है, काफ़ी बार उनकी रिपोर्ट ठीक होती है, काफ़ी बार गलत होती है जिस तरह की कंडीशन में वो काम कर रही है। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का इशू है, लेकिन जो लोग बेगुनाह मिसिंग पर्सन हो जाते हैं उनकी फैमिलियाँ तबाह हो जाती। अब हुआ क्या था, रिसेंटली मिसिंग पर्सनस केस के अंदर इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर और जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स थे उनको फ़ाइन किया गया। हमारे डिफेंस और इंटीरियर सेक्रेटरीज़ पे फ़ाइन किया गया। और जब इन लोगों पे मिसिंग पर्सन केस में फ़ाइन हुआ कि आप कोई भी प्रोग्रेस नहीं ला सके, आप उन लोगों को वापस नहीं ला सके, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। लेकिन रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। वो अच्छा डिसीजन क्या है? वो अच्छा डिसीजन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिसमिस कर दी है अपील्स जो थी कि फ़ाइन को ख़त्म किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक किसी बंदे को इस चीज़ का ज़िम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा कि कोई बंदा गायब हुआ है तो क्यों हुआ है, उस टाइम तक इस मसले को ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये कहा गया है इस आर्टिकल के एंड में कि इट इज़ हाई टाइम टू एंड कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होती है कि किसी बंदे को फुल आपने छूट दी हुई है कि वो किसी भी तरीके से पावर को यूज़ करे। हाई टाइम कहा जाता है कि कोई चीज़ जो कि ऑलरेडी लेट हो चुकी हो और अब उसका सही टाइम हो उसको करने का। तो ऑलरेडी हम लेट हो चुकी हैं मिसिंग पर्सनस के मसले को हल करने में, और यही ठीक टाइम है। अगर हम लोग अभी भी इस मसले को हल नहीं करते तो बाद में ये कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि आप जब इन लोगों को ज़िम्मेवार ठहराएंगे तो उसके बाद एक कल्चर पैदा होगा जिसके अंदर इन फ्यूचर ऑफिशियल्स पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होगी कि अगर कोई बंदा गायब हो जाता है तो कल को हम लोग जवाबदेह होंगे उसके वेयर अबाउट्स को बताने के लिए। तो थैंक यू गाइस, ये आज के 3 आर्टिकल थे। कल इंशाल्लाह कल के 3 आर्टिकल्स का रिव्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।